चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लेते हैं, रोको मत, जाने दो। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। है ना? अब मान लीजिए कि ठहराव रोको के बाद है, मतलब रोको मत, जाने दो। तो यह एक कड़ा आदेश है, किसी को कैद करने का, उसे वहीं रोक लेने का। बिल्कुल, अर्थ एकदम स्पष्ट है। लेकिन अगर इस ठहराव को बस एक शब्द आगे खिसका दिया जाए और कहा जाए रोको मत, जाने दो, तो ये पूरी तरह से आजादी का फरमान बन जाता है। एकदम विपरीत अर्थ। बिल्कुल। शब्द बिल्कुल वही है, व्याकरण वही है, बोलने वाला भी वही है, लेकिन एक छोटे से अल्प विराम ने कैद और आजादी का, या कहें जीवन और मृत्यु का अंतर पैदा कर दिया। और यही वो बिंदु है जहां लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। सही कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में, खासकर बीएड, सीटेट, अदर एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही वो अदृश्य शक्ति है जिसे डिकोड करना सबसे जरूरी है। हाँ, और दुर्भाग्य से इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। मतलब आज हम ईटीयू के उस मंच से उस विषय की गहन चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर व्याकरण की किताबों में सबसे उबाऊ मानकर छोड़ दिया जाता है, यानी हिंदी व्याकरण की आत्मा, विराम चिन्ह। और मैं तो कहूंगी कि ये छोड़ देने वाली प्रवृत्ति ही मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भाषा को अक्सर सिर्फ शब्दों का खेल मान लिया जाता है। मतलब व्याकरण पढ़ते समय संधि, समास और अलंकार पर तो घंटों चर्चा होती है। हाँ, वो तो है, सब उसी में लगे रहते हैं। लेकिन इन छोटे चिन्हों को, अरे ये तो सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप ही तो है, ऐसा सोचकर छोड़ दिया जाता है, जबकि असल में ये केवल रुकने के संकेत नहीं है। तो फिर तकनीकी रूप से ये क्या है? अगर हम इसे भाषाई विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, यानी अर्थ के नियंत्रक। अरे वाह, लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ ना, अगर शुद्ध भाषा का भौतिक शरीर है तो विराम चिन्ह उसकी सांसें हैं। एक सही जगह लगा ठहराव एक मृत वाक्य को जीवन दे सकता है, और गलत जगह लगा ठहराव? वो तो अर्थ का पूरी तरह से अनर्थ कर सकता है। सही ठहराव ही सही अर्थ को जन्म देता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर ये चिन्ह भाषा की सांसें हैं, तो क्या इनके बिना भाषा मृत हो जाती है? क्योंकि जब हम भारत के प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत, हाँ, सही दिशा में सोच रहे हैं आप। वहां तो हमें कॉमा, सेमीकोलन या क्वेश्चन मार्क कहीं दिखाई नहीं देते। तो क्या उस समय के विद्वान बिना सांस लिए बोलते थे? बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है ये। मुझे तो अजीब लगता है कि जो चीज इतनी जरूरी है वो हमारे इतिहास के एक बड़े हिस्से में गायब क्यों थी? इसका उत्तर हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की संरचना में छिपा है। देखिए, प्राचीन भारत में ज्ञान मुख्य रूप से श्रुति और स्मृति पर आधारित था, यानी सुनकर सीखना और याद रखना। बिल्कुल। उस समय कोई मुद्रण कला या प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। भाषा मुख्य रूप से मौखिक थी, और जो कुछ लिखा भी जाता था वो श्लोकों और काव्यों के रूप में होता था, है ना? हाँ। और सबसे बड़ी बात, काव्य की अपनी एक प्राकृतिक लय होती है। बिल्कुल। जब कोई श्लोक पढ़ा जाता है तो उसमें ठहराव व्याकरण के नियमों से नहीं, बल्कि श्वास के प्राकृतिक नियंत्रण और मीटर से तय होता है। मतलब कविता अपने आप में एक इनबिल्ट टाइमर के साथ आती है। एकदम सटीक। जहां लय टूटी वहां इंसान अपने आप रुककर सांस ले लेता है, उसे किसी अतिरिक्त चिन्ह की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर उस समय कौन से चिन्ह इस्तेमाल होते थे? उस समय केवल 2 ही चिन्हों का प्रयोग मुख्य रूप से होता था। पहला था दंड, जिसे हम आज पूर्ण विराम कहते हैं, जो एक खड़ी रेखा होती है। हाँ, ये एक विचार की समाप्ति का सूचक था। और दूसरा था 2 पाई, जो पूरे श्लोक या अध्याय की समाप्ति को दर्शाता था। मतलब बाकी सब कुछ वक्ता के कंट्रोल में था। कर गद्य का, यानी कहानियों, निबंधों का भारी भरकम लिबास पहनना शुरू किया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये बदलाव मुख्य रूप से तब आया होगा जब छपाई की मशीनें या प्रिंटिंग प्रेस भारत में आए होंगे। एकदम सही। 19वीं सदी में जब पश्चिमी मुद्रण का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि जब पन्नों पर बहुत सारे शब्द एक साथ छपने लगे तो उस प्राकृतिक लय का तो कोई वजूद ही नहीं बचा होगा ना। पाठक को कैसे पता चलेगा कि लेखक कहाँ सांस लेना चाहता था? ठीक यही वो ऐतिहासिक मोड़ है जहां हमें इन चिन्हों की जरूरत पड़ी। एक लंबे निबंध में पाठक का मस्तिष्क बिना ठहराव के अर्थ को डिकोड ही नहीं कर सकता। तो फिर हमने क्या किया? अर्थ की स्पष्टता के लिए नए चिन्हों की आवश्यकता महसूस हुई।
हिंदी व्याकरण के सबसे बड़े विद्वानों में से एक श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इस बात को गहराई से समझा। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उनके अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 है और सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी 19 चिन्ह सीधे तौर पर अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी मुद्रण शैली से लिए गए हैं। रुकिए, ये तो एक बहुत बड़ा भाषाई संक्रमण है। मतलब हमने अपने सबसे गहरे व्याकरणिक नियंत्रक किसी और भाषा से उधार लिए हैं। ये सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अंधी नकल थी, जैसे समोसे के साथ केचप खाना, या इसके पीछे कोई विज्ञान था? इसे अंधी नकल कहना भाषा विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये नकल नहीं बल्कि एक संज्ञानात्मक अनुकूलन था। कॉग्निटिव अडेप्टेशन, मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है उससे जुड़ा हुआ। हाँ, मानव मस्तिष्क दुनिया की किसी भी भाषा को पढ़ते समय एक ही तरीके से काम करता है। इसे ठहराव का पदानुक्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ पॉज कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ पॉज, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है, यानी मस्तिष्क द्वारा सूचना को प्रोसेस करना दोनों को बैलेंस करता है। तो ये पदानुक्रम काम कैसे करता है? क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार को तो ये स्पेक्ट्रम बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। इस स्पेक्ट्रम को समय अवधि के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं। हाँ, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बोलते या पढ़ते समय सबसे कम ठहराव है, मात्र 1 सेकंड के अंश के बराबर। ये मस्तिष्क को बताता है कि यहाँ एक छोटी सी जानकारी पूरी हो गई, लेकिन मुख्य बात अभी बाकी है। यानी एक छोटी सी माइक्रो ब्रेथ है। हाँ। इसके बाद आता है अर्धविराम, जिसे सेमीकोलन कहते हैं। इसमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये लगता कहाँ है? ये तब इस्तेमाल होता है जब 2 स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हों, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह अलग नहीं करना चाहते। अच्छा, और कोलन? फिर आता है उपविराम या अपूर्ण विराम, जो कोलन कहलाता है। इसका काम किसी बात को अलग से दर्शाना या कोई सूची शुरू करना होता है, जैसे प्रदूषण, एक अभिशाप। मतलब यहाँ मस्तिष्क को एक दिशा दी जाती है कि आगे आने वाली जानकारी शीर्षक से जुड़ी है। बिल्कुल। और अंत में आता है पूर्ण विराम, जो विचारों की पूर्ण समाप्ति, मानसिक विश्राम और श्वास के पूर्ण निष्कासन को दर्शाता है। ये स्पेक्ट्रम सच में बहुत तार्किक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गाड़ी चलाते समय अलग अलग गियर का इस्तेमाल करना। बहुत सही तुलना की आपने। लेकिन अब मैं इस चर्चा को उस दिशा में मोड़ना चाहता हूं जहां इस पूरे विज्ञान का सामना एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता से होता है, परीक्षा का हॉल। ओह, वो तो सबसे बड़ा रणभूमि है। चूंकि हमने ये चिन्ह अंग्रेजी से अनुकूलित किए हैं, तो क्या इसके नियम भी पूरी तरह से वही हैं? अक्सर बीएड, सीटेट, अदर एग्जाम में एग्जामिनर छात्रों के आधे अधूरे ज्ञान का फायदा उठाते हैं। हाँ, और छात्र आसानी से फंस भी जाते हैं। वो कौन से ट्रैप के फंदे हैं जहां मेरिट लिस्ट बाहर होने का सबसे बड़ा खतरा होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो परीक्षा के नजरिए से सबसे खतरनाक और एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा हथियार है अप्रत्यक्ष प्रश्न का नियम या इनडायरेक्ट क्वेश्चन रूल। अप्रत्यक्ष प्रश्न, ये क्या होता है? यह नियम उम्मीदवारों के उस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स का फायदा उठाता है जो बचपन से हमारे दिमाग में भर दिया गया है। कैसा रिफ्लेक्स? बचपन से सिखाया जाता है ना कि जहां भी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्द दिखे, वहां आंख बंद करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। हाँ बिल्कुल, हम सबने यही रटा है। ट्रिक क्या है? ये नियम टूटता कहाँ है? ये नियम तब टूटता है जब सवाल सीधे तौर पर पूछा नहीं जा रहा हो, बल्कि किसी स्थिति का वर्णन कर रहा हो। कोई उदाहरण देकर समझाइए। एक साधारण उदाहरण देखिए। ताजमहल किसने बनवाया? ये एक सीधा सवाल है। यहाँ वक्ता श्रोता से एक उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हाँ, ये तो सीधा सीधा है। अब दूसरे वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिए। उसने मुझे बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, इस वाक्य में कहाँ शब्द तो मौजूद है। बिल्कुल, कहाँ मौजूद है, लेकिन क्या इस वाक्य में कोई सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, कोई सवाल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वक्ता सिर्फ एक स्थिति बता रहा है कि उसे जानकारी नहीं दी गई। ये एक साधारण कथन है। ऐसे अप्रत्यक्ष सवालों के अंत में हमेशा पूर्ण विराम लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अरे वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव ट्रैप है। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, अंत में पूर्ण विराम।
और एग्जामिनर अक्सर लंबे गद्यांश के बीच में ऐसे वाक्य डाल देते हैं जहां छात्र तेजी से पढ़ते हुए कहाँ देखकर भ्रमित हो जाते हैं। ये एक ऐसा सूक्ष्म नियम है जहां अच्छे खासे तैयारी करने वाले धोखा खा जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भावनात्मक चिन्ह होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, उनके बीच भी बहुत भ्रम होता है। हाँ, उनके कार्यप्रणाली में एक गहरा अंतर है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। वो कैसे? अगर हम इन्हें एक रूपक के जरिए समझें तो प्रश्नवाचक चिन्ह एक कॉग्निटिव हुक की तरह काम करता है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप श्रोता के मस्तिष्क में एक हुक डालते हैं जो उसे उत्तर देने के लिए खींचता है। मतलब ये एक अधूरी स्थिति है जो पूर्णता मांगती है। बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत विस्मयादि बोधक चिन्ह एक ओवरफ्लो वाल्व की तरह है। प्रेषकों के वाल्व की तरह। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब अंदर की भावनाएं, चाहे वो अत्यधिक हर्ष हो, गहरा शोक हो या आश्चर्य हो, इतनी तीव्र हो जाएं कि वो सामान्य शब्दों के ढांचे को तोड़कर बाहर निकल आएं। मतलब एक जानकारी खींच रहा है और दूसरा भावनाओं को बाहर फेंक रहा है। एकदम सही। जैसे अगर कोई अचानक एक बहुत ही सुंदर पहाड़ देखे और कहे, वाह क्या दृश्य है, यहाँ क्या शब्द होने के बावजूद ये कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये तो बस आश्चर्य का विस्फोट है। इसलिए वाह और वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ये एनालॉजी बहुत स्पष्ट है। एक और जगह है जहां मैंने देखा है कि व्याकरण की किताबें भी अक्सर भ्रम पैदा कर देती हैं। आप योजक और निर्देशक चिन्ह की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह कागज पर देखने में ये दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। बस एक छोटी आड़ी रेखा और एक थोड़ी लंबी आड़ी रेखा। हाँ, दिखने में ये जुड़वा भाई जैसे लगते हैं। क्या परीक्षा के स्तर पर इनके आकार का ये छोटा सा अंतर सच में कोई व्याकरणिक भूचाल ला सकता है? अरे, ये बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, क्योंकि आकार का ये अंतर दरअसल उनके काम के अंतर को दर्शाता है। वो कैसे? इसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के उदाहरण से समझते हैं। योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं, वो एक वेल्डिंग जॉइंट की तरह है। इसका काम है दो अलग अलग शब्दों को पिघलाकर एक नई और मजबूत व्याकरणिक इकाई बना देना। जैसे माता पिता? हाँ, सामासिक पदों, विशेषकर द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता, सुख दुख या धीरे धीरे। योजक चिन्ह बताता है कि इन दोनों शब्दों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब ये शब्दों के स्तर पर काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़कर एक कर रहा है। तो फिर निर्देशक चिन्ह क्या करता है? निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश कहते हैं, वो शब्दों के स्तर पर नहीं बल्कि पूरे वाक्य के स्तर पर काम करता है। यह एक डायवर्जन बोर्ड की तरह है जो ट्रैफिक को मोड़ देता है। बिल्कुल। ये वाक्य की गति को अचानक रोकता है और पाठक के ध्यान को एक नई जानकारी, विवरण या संवाद की तरफ मोड़ देता है। कोई उदाहरण? जैसे नाटक का संवाद लिखते समय, राजू, दादाजी मेरे लिए क्या लाए? यहाँ राजू के बाद निर्देशक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये बता रहा है कि आगे आने वाला पूरा वाक्य राजू का कथन है। अगर कोई यहाँ गलती से छोटा वाला योजक चिन्ह लगा दे तो क्या होगा? तो उसका अर्थ होगा राजू दादाजी, जो कि एक द्वंद्व समास बन जाएगा, जैसे माता पिता। इसका मतलब हो जाएगा कि राजू और दादाजी दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से बेतुका हो जाएगा और व्याकरणिक रूप से अशुद्ध भी। निर्देशक चिन्ह का उपयोग सूचियों से पहले भी होता है, जैसे सफलता के 3 नियम हैं, मेहनत, धैर्य और लगन। अब एक और सवाल आ रहा था। पूछिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अंग्रेजी और हिंदी की लिखावट की वास्तुकला में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। आप शिरोरेखा की बात कर रहे हैं? हाँ, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें शब्दों के ऊपर एक शिरोरेखा यानी छत की लाइन होती है। अंग्रेजी में ऐसी कोई छत नहीं होती। ये देवनागरी की सबसे बड़ी दृश्य चुनौती है। तो क्या इस भारी भरकम वास्तुकला के कारण हिंदी ने कुछ अपने स्वदेशी चिन्हों का आविष्कार भी किया है, या सब कुछ बस आयातित ही है? नहीं, इसी शिरोरेखा और मात्राओं की जटिलता के कारण हिंदी को अपने कुछ अत्यंत विशिष्ट और स्वदेशी चिन्हों का निर्माण करना पड़ा। अरे वाह, जैसे कौन से? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है संक्षेपण यानी एब्रिविएशन की प्रक्रिया। अंग्रेजी में जब किसी शब्द को छोटा करना होता है तो वे एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं, जैसे डॉट। हाँ, जैसे DR या प्रोफ लिखते हैं। अंग्रेजी लिपि बहुत साफ और खुली हुई है, इसलिए वो छोटा सा डॉट आसानी से दिख जाता है। लेकिन अगर हम हिंदी में वो छोटा सा डॉट लगा दें तो वो
ऊ या ऊ की मात्राओं या अनुस्वार के बीच कहीं खो जाएगा, वो तो दिखाई ही नहीं देगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी दृश्य स्पष्टता की समस्या को सुलझाने के लिए हिंदी व्याकरण ने लाघव चिन्ह का आविष्कार किया। लाघव चिन्ह, वो जो छोटा सा गोला होता है? हाँ, ये एक छोटा सा खोखला गोला होता है। ये अंग्रेजी के डॉट से बिल्कुल अलग है। जब हमें किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना होता है तो हम इस गोल लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी बात पर परीक्षा के स्तर का एक स्पॉट दी एरर परिदृश्य खड़ा करते हैं। मान लीजिए परीक्षा में एक वाक्य आता है, वो MA B.Ed पास है, और इसमें M और A के बीच में कोई चिन्ह नहीं है या फिर अंग्रेजी वाला छोटा डॉट लगा दिया गया है, तो क्या ये स्वीकार्य होगा? ये 100% गलत और अशुद्ध माना जाएगा। सच में? बिल्कुल। देवनागरी लिपि के मानक नियमों के अनुसार संक्षेपण के लिए केवल और केवल लाघव चिन्ह का ही प्रयोग होना चाहिए। सही और शुद्ध तरीका है। MA पास है। यह सच में एक ऐसी गलती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बार करते हैं कि हमें वो गलत लगना ही बंद हो गई है। हाँ, लेकिन परीक्षा में एग्जामिनर इसे तुरंत गलत कर देगा। क्या देवनागरी का कोई और ऐसा उपकरण है जो सिर्फ इसी लिपि की खासियत हो? मुझे स्कूल के दिनों का एक चिन्ह याद आ रहा है। कौन सा? जब हम जल्दबाजी में लिखते हुए कोई पूरा का पूरा शब्द ही वाक्य के बीच में खाना भूल जाते थे, तो एक उल्टे V आकार का चिन्ह लगाते थे। हाँ, उसे हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहा जाता है। अच्छा, हंसपद। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो अक्सर तीर बनाकर शब्द लिख दिया जाता है। हाँ, एरो बना देते हैं। लेकिन देवनागरी में शिरोरेखा होने के कारण आप शब्दों को बीच में ऐसे ही नहीं घुसा सकते। इसलिए ये तय किया गया कि जहां शब्द आना चाहिए था वहां नीचे ये उल्टे V जैसा चिन्ह लगाया जाए और छूटा हुआ शब्द शिरोरेखा के ठीक ऊपर लिख दिया जाए। जैसे वाक्य लिखा राम जाएगा और ऊपर लिख दिया मंदिर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और सुधारवादी उपकरण है जो हस्तलिखित देवनागरी को बहुत लचीला बनाता है। एक और चिन्ह है जो काफी रहस्यमयी लगता है, जो अक्सर संस्कृत के श्लोकों या पुरानी किताबों में देखने को मिलता है। आप अवग्रह की बात कर रहे हैं, जो S के आकार का होता है। हाँ, वही। जैसे जब हम लिखते हैं माँ SSS, इसके पीछे का क्या विज्ञान है? इसे अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है ध्वनि के खिंचाव या विस्तार को दर्शाना। मतलब साउंड को स्ट्रेच करना। हाँ, जब हमें किसी स्वर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक लंबा खींचना होता है, खासकर पुकारते समय या किसी गीत की लय को दर्शाते समय, तब हम इस स जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स का क्या रोल है? कोष्ठक का काम है किसी कठिन शब्द का अर्थ या अतिरिक्त जानकारी मूल वाक्य से अलग रखते हुए स्पष्ट करना। जैसे अगर लिखा हो धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, तो यहाँ कोष्ठक के अंदर की जानकारी बस एक अतिरिक्त सुविधा है, मतलब मुख्य हाईवे के बगल में बनी एक सर्विस लेन जहाँ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। बहुत बढ़िया रूपक है, बिना मुख्य यातायात को बाधित किए। यह सब बहुत ही तार्किक है, लेकिन इन सब चिन्हों के विज्ञान को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। पूछिए। चूंकि हिंदी ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी चिन्ह अंग्रेजी से लिए हैं, तो क्या इन दोनों भाषाओं में इन चिन्हों की अहमियत बराबर है या किसी एक भाषा में ये ज्यादा जरूरी है? ये एक बहुत ही अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो हमारे सामने एक लगभग 18 से 20 चिन्हों का एक मास्टर डैशबोर्ड उभर कर आता है। और ये सिर्फ पन्नों पर बिखरी हुई स्याही नहीं है। नहीं, चाहे वो पूर्ण विराम हो, जिज्ञासा जगाने वाला प्रश्नवाचक हो, भावनाओं का वाल्व खोलने वाला विस्मयादि बोधक हो, ये वो अदृश्य और शक्तिशाली ढांचा है जो हमारी भाषा के अर्थ और आत्मा को दिशा देते हैं। और परीक्षा हॉल में बैठने वाला कोई भी उम्मीदवार जब इसे समझ लेता है तो वो वास्तव में भाषा का इंजीनियर बन जाता है। हाँ, और यही भाषाई इंजीनियरिंग उसे भारी भरकम भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब परीक्षा में उस अप्रत्यक्ष प्रश्न वाले पैराग्राफ को पढ़कर कोई सही जगह पूर्ण विराम लगाएगा, तब उसे इसकी असली अहमियत समझ आएगी। सच कहा आपने। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही ज्वलंत सवाल छोड़ना चाहती हूँ। क्या सवाल? आज के इस डिजिटल युग में जहां हम सभी स्मार्टफोन पर बिना किसी विराम चिन्ह के तेजी से मैसेज टाइप करते हैं, क्या हम अनजाने में अपनी भाषा की सांसों को छीन रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हमारी सोचने और गहराई से विचार करने की क्षमता को भी उथला तो नहीं बना रही है? ये हम सबके लिए आत्ममंथन का विषय है। क्या बात है। भाषा की सांसें,
और हमारी सोच की गहराई, दोनों आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठहराव के बिना न तो भाषा में गहराई आ सकती है और ना ही हमारे विचारों में। बिल्कुल। तो आज की इस शानदार चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और हाँ, बिल्कुल सही जगह और सही समय पर पूर्ण विराम लगाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इथियोपिया किस मंच से आज जो ज्ञान मिला है वो आगामी परीक्षाओं में अचूक हथियार साबित होगा। हमेशा याद रखिए, सही ठहराव ही जीवन और भाषा दोनों में सही दिशा तय करता है। हाँ, बिल्कुल सही। और अंत में इथियोपिया मंच का सीधा सा उद्देश्य है आपको सबसे सटीक सामग्री देना। इसलिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम मिलेंगे अगली ऐसी ही एक धमाकेदार चर्चा में। तब तक के लिए सही जगह रुकना सीखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। पूर्ण विराम।